गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर फाइटर बेस 2.0 में हम देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, शरीर द्रव तथा रक्त परिसंचरण तंत्र, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो हृदय की आंतरिक संरचना, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, आज हम उसको एनसीईआरटी से यहाँ समझने वाले हैं उस डायग्राम को। चलो देखते हैं हम ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हृदय की आंतरिक संरचना का। इस हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहले देखें तो हम 4 कक्षीय हृदय देखेंगे। हृदय के 4 कक्ष है। पहला है दाहिना आलिंद, ये वाला है बायां आलिंद। दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, दोनों आलिंद जो है इनकी अगर हम बात करें तो दोनों आलिंद का आकार छोटा है। किसकी तुलना में? निलय की तुलना में। ये देखो यहां पर ये वाला है दाहिना निलय, तीसरा कक्ष, और ये यहां पर है बायां निलय, चौथा कक्ष। हृदय कुल कितने कक्षीय है? 4। दाहिना आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। आलिंद का आकार निलय के आकार की तुलना में क्या है? छोटा। भित्ति आलिंद की क्या है? पतली। ये देखो निलय की भित्ति क्या है? मोटी। फिर अगर हम देखें तो यहां पर ये दाहिने आलिंद में खुल रहा है, ये रही हमारी, जिसे कहा क्या नाम दिया है? महाशिरा वेना कावा। ये ऊपर वाली वेना कावा सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली वेना कावा इंफीरियर वेना कावा। तो ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, दोनों किसमें खुलते हैं? दाहिने आलिंद में। यहां पर इन वेना कावा पर एक वाल लगा होता है जिसे कहा जाता है यूस्टेकियन वाल। जैसा मैं पढ़ चुका हूं, बता चुका हूं, यूस्टेकियन कपाट लगा होता है किस पे? महाशिरा पे, ताकि ब्लड का रिवर्स फ्लो रोका जा सके। जब आलिंद में संकुचन हो तो फिर से ब्लड किसमें नहीं जाए? महाशिरा में। उसको कौन रोकेगा? यूस्टेकियन वॉल। आगे अगर हम बात करें तो ये महाशिरा अशुद्ध रक्त लेकर किसमें खुलती है? दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से रक्त जाता है दाहिने निलय में। किसमें जाएगा? दाहिने निलय। दाहिना निलय और दाहिना आलिंद दोनों के बीच में ये है पट। क्या है ये? पट। और इस पट में लगा होता है एक वाल, गेट, और उस गेट या वाल को हमने नाम दिया है, यहां पर वो नाम दिया है क्या नाम दिया है? ट्राइकस्पिड वॉल। 3 पल्ले वाला वाल, जिसको क्या बोला है? ट्राइकस्पिड वॉल। और ये देखो धागे जैसे लगे हुए हैं, जो गेट को संभाले रहते हैं, वो कौन है? कोर्डा टेंडनी। कोर्डा टेंडनी इस कपाट को क्या करके रखती है? संभाल के रखती है, अपनी पोजीशन पर रखती है। ये पंप जब होगा निलय में, संकुचन होगा तो रक्त को कहां जाने से रोकेगी? वो रक्त को आलिंद में जाने से रोकेगी, कोर्डा टेंडनी। इधर आ जाओ, बायां आलिंद जो है, इस बाएं आलिंद में खुलती है फुफ्फुसीय शिराएं। उससे पहले एक बात और याद रखना है कि दाहिने आलिंद से रक्त को लेकर जाती है, कौन जाएगी? फुफ्फुसीय धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त है और ये कहां जाएगी? फेफड़े के पास। फुफ्फुसीय धमनी कहां जाएगी? फेफड़े के पास। और फेफड़े से रक्त लेकर आएगी फुफ्फुसीय शिराएं, वो होगा शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। और वो शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिराएं किस में डालेगी? बायां आलिंद में। बायां आलिंद से रक्त जाएगा किसमें? बाएं निलय में। लेकिन दोनों पट्ट पर एक फिर वाल लगा हुआ है, कपाट लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट। बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट, इसको बोला हमने बाएं आलिंद और बाएं निलय,
बायां आलिंद निलय के पट पर लगा हुआ कपाट क्या कहलाता है? बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट। क्या नाम दिया इसको? बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी लगे होते हैं क्या? कोडा टेंडनी। यहां पर भी दिख रहे हैं क्या? कोडा टेंडनी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने इस डायग्राम में देखा है कि दोनों निलय के बीच में एक पट्ट है जिसको हमने नाम दिया है यहां पर अंतर निलयी पट्टिका। क्या बोला है? अंतर निलयी पट्टिका। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, रेशेदार संयोजी ऊतक से ये बनी होती है। ये तो इसकी संरचना हमने देखी है। चारों पाइप में यहां जो बायां निलय है जिसमें शुद्ध रक्त भरा हुआ है उसको लेकर जाती है कौन? महाधमनी। महाधमनी कहां जाएगी शुद्ध रक्त को लेकर? शरीर में। इन दोनों महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी पर लगे होते हैं कपाट, और इन दोनों के कपाट कहलाते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या सेमी लूनार वाल लगे होते हैं जो ब्लड के रिवर्स फ्लो को क्या करते हैं? रोकते हैं। रक्त के रिवर्स फ्लो को रोकेंगे कौन? कपाट। कौन से? अर्धचंद्राकार कपाट। किस पर लगे हुए हैं दोनों? ये तो दोनों लगे हुए हैं महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी पर लगे होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जान देंगे। जैसे ये वाल है, कपाट है, तो ये खुलेगा तो ब्लड केवल इधर जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। इधर से ब्लड रिवर्स फ्लो नहीं आने देगा, एक ही दिशा में ये खुलने वाला वाल है, कपाट है। तो उसे क्या नाम दिया हमने? अर्धचंद्राकार कपाट। अब इसमें एक और संरचना जो हम बहुत महत्वपूर्ण है जो दिखाई दे रही है वो है इसमें एस ए नोड, जिसको हमने यहां नाम दिया है कोटरालिंद गांठ। क्या बोल दिया है? कोटरा आलिंद गांठ या एस ए नोड। दाहिने आलिंद के दाहिने कोने पर ऊपर की ओर लगी है एस ए नोड। दूसरी आपको दिखाई दे रही है एवी नोड। यह है यहां पर एवी नोड। एवी नोड को हमने कहा है आलिंदी निलयी गांठ, एवी नोड। और एवी नोड से निकला है ये वाला पोर्शन जिसको हमने नाम दिया है बंडल ऑफ एवी बंडल। और एवी बंडल यहाँ आलिंद निलय पट पर आकर दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ गया, बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस फैल गया है पूरे के पूरे निलय पर, और इससे निकलने वाले रेशे कहलाते हैं पुरकिंजे तंतु। क्या नाम दिया है? पुरकिंजे तंतु। और यह वाला भाग है शीर्ष भाग, एपेक्स या क्या है? शीर्ष भाग। ये जो हृदय की संरचना देखते हैं तो ये थोड़ी सी झुकी हुई नजर आती है, किसकी तरफ? बाई तरफ। हृदय थोड़ा सा बाई तरफ क्या होता है? झुका। ये सब हमने इस चित्र के माध्यम से यहां से समझा है। अब इस हृदय के ऊपर उपस्थित है नोडल ऊतक, स्व उत्तेजनशील नोडल ऊतक। विशेष प्रकार के ऊतक लगे हुए हैं नोडल ऊतक, जिनको हम नाम देते हैं एसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं अब आगे। पहला जो हम पॉइंट लिख रहे हैं यहां से, मनुष्य का हृदय मायोजेनिक व पेशी, हद पेशी का बना है। मनुष्य का हृदय कैसा है? मायोजेनिक। मायोजेनिक का सीधा मतलब है कि मनुष्य का हृदय सीधा मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होगा, स्वयं हृदय को नियंत्रित करेगा। हृदय के अंदर पेशी, और हृदय जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? हद पेशी। लेकिन इस हद पेशी के साथ साथ विशेष प्रकार की
पेशी उपस्थित है। विशेष प्रकार की पेशी उपस्थित है जिसको नाम दिया है नोडल ऊतक। क्या कहा गया है जिसको? नोडल ऊतक। इन नोडल ऊतक के हम अगर यहां से देखें प्रकार, यहां हम हेडिंग डाल रहे हैं नोडल ऊतक के खंड, पेचेस। कौन कौन से नोडल ऊतक के खंड है? विशेष प्रकार का ऊतक है जिसके खंड है। कौन कौन से खंड है? उन खंड को देख लेते हैं हम। पहला खंड है हमारा SA नोड, ये नोडल ऊतक है। दूसरा है AB नोड, तीसरा है AB बंडल, चौथा है बंडल ऑफ हिस, और पांचवा है पुरकिंजे तंतु। कौन कौन से पांच है यहां पर? एसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे तंतु। ये पांच हमारे क्या है? नोडल ऊतक के खंड है हमारे पास। ठीक है। इन नोडल ऊतक की क्या खासियत है? नोडल ऊतक जो है इनमें क्रिया विभवांतर उत्पन्न करने की क्षमता है। ये क्या उत्पन्न कर सकते हैं? क्रिया विभवांतर। विभवांतर का मतलब है विभव, विभव में क्या है? अंतर। किसी भी चीज में अगर अंतर हो तो बहाव शुरू होता है। जैसे हाइट कम ज्यादा हो तो पानी बहने लग जाता है, हाइट सेम हो तो पानी बहता नहीं है। ऐसे विभव का अगर अंतर आ जाए तो करंट बहना शुरू हो जाता है। ऐसा ही क्रिया विभवांतर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करने की क्षमता किनमें है? इन नोडल ऊतक में। और ऐसा ही क्षमता नहीं है, बिना किसी बाह्य उत्प्रेरक के, से कहा हमने स्व उत्तेजनशील। क्या बोला इनको हमने? स्व उत्तेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल, या क्या नाम दिया इनको? स्व उत्तेजनशील। क्रिया विभवांतर उत्पन्न करने की क्षमता होती है बिना किसी बाह्य उत्प्रेरक के। बिना किसी बाह्य उत्प्रेरक के ये क्या कर सकते हैं? क्रिया विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। और उसकी करने की यही क्षमता क्या कहलाती है? स्व उत्तेजनशील। ऑटो एक्साइटेबल है, स्वयं उत्तेजित हो जाते हैं। क्रिया विभवांतर उत्पन्न करने की ये क्या हो जाती है? क्षमता, बिना किसी बाह्य उत्प्रेरण के। अगली बात समझ में यहां तक? ऑटो एक्साइटेबल है कौन? सारे के सारे नोडल ऊतक। और क्रिया विभवांतर की दर भिन्न होती है नोडल ऊतकों पर। ऐसा नहीं कि सभी क्रिया विभवांतर एक जैसी दर से उत्पन्न करते हों। ये पांचों क्रिया विभवांतर एक जैसा उत्पन्न नहीं करते। इन पांचों पर क्रिया विभवांतर की दर क्या होती है? अलग अलग। तो क्रिया विभवांतर की दर भी इन पांचों पर क्या होगी? अलग अलग। दूसरा, ये क्रिया विभवांतर उत्पन्न करने की क्या होती है? इनमें क्षमता,
लेकिन बिना किसी बाह्य प्रेरण के। बाह्य उत्प्रेरण मतलब जैसे पिन चुभोई तो हाथ हटा लेते हैं, तो पिन चुभोना क्या था? बाह्य उत्प्रेरण। एक पिन चुभोई तो हाथ हटाया मैंने, और एक बिना पिन चुभोई हाथ को क्या कर लिया है? हटा लिया। बिना पिन चुभोई हाथ को हटाना ये स्व उत्प्रेरण है, इसमें किसी बाह्य उत्प्रेरण की जरूरत नहीं है। पर हाथ अगर गर्म लगा और हटाया, हाथ में पिन चुभोई और हटाया, हाथ में ठंडा बर्फ लगा और हटाया, तो ये क्या है? बाह्य उत्प्रेरण। बाह्य उत्प्रेरण क्या दिया? पिन चुभोना, गर्म लगना और ठंडा लगना, और ये हाथ हटाना जो है ये बाह्य उत्प्रेरक है। पर ऐसा यहाँ बाह्य उत्प्रेरण की कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद स्व उत्तेजनशील है ये सभी नोडल ऊतक, और इनमें क्रिया विभवांतर की दर क्या है? अलग अलग। ये करंट उत्पन्न करते हैं जिससे सिग्नल आगे बढ़ता है हृदय को संकुचन और शिथिलन करने का, इन नोडल ऊतक के द्वारा। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम कौन सा देख रहे हैं? ऐसे नोड। ऐसे नोड की अगर हम बात करें, ऐसे नोड की अगर हम बात करें तो कहां होगी उपस्थिति? है दाहिने आलिंद के दाहिने कोने पर ऊपर की तरफ। दाहिने आलिंद के दाहिने कोने पर ऊपर की तरफ कौन होगी? ऐसे नोड। ये जो अभी हृदय का हमने चित्र देखा था, ये हृदय बना दिया मैंने, और इस पर कहां होगी? ये रही यहां, ये है एस ए नोड। क्या है ये? एस ए नोड। तो कहां है ये? दाहिने आलिंद के दाहिने कोने पर ऊपर की ओर कौन लगी है? एस ए नोड। दूसरी इसकी खासियत, सर्वाधिक क्रिया विभवान उत्पन्न करती है। कितना करती है? 70 से 75 प्रति मिनट। सारे नोडल ऊतक जो भी हमने देखे उनमें सर्वाधिक क्रिया विभवांतर उत्पन्न करने वाली कौन है? ऐसे नोड। कितना उत्पन्न करती है? तो 70 से 75 प्रति मिनट। क्रिया विभवांतर को ऐसा समझो जैसे ठहरा हुआ पानी, और उस ठहरे हुए पानी में एक क्या मारा? कंकर। जब ठहरे हुए पानी में कंकर फेंकते हैं तो पानी क्या होता है? डिस्टर्ब। और वो जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस लहरों के फॉर्म में कहां बढ़ता है? आगे। वही है क्रिया विभवांतर। उसने क्रिया करवा दी जल की। तो यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि ऐसे नोड 1 मिनट में कितने पत्थर फेंक रही है? 70 से 75। मतलब 1 मिनट में 70 से 75 बार क्रिया विभवांतर उत्पन्न कर रही है ऐसे नोड, और ये सर्वाधिक है। इससे ज्यादा कोई भी क्रिया विभवांतर उत्पन्न नहीं करता। दूसरी खासियत, इसको कहा जाता है हृदय का पेसमेकर। क्यों कहा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। यह हृदय के लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है व नियमन करता है। हृदय स्पंदन दर होती है
70 से 75 प्रति मिनट, एवरेज 72 पर मिनट। अब हम देखें हृदय का पेस मेकर। हृदय को क्या कहा गया है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हृदय को नाम क्या दिया है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का हृदय, ये जो है हृदय, ये क्या है? पेस मेकर। यह हृदय के लयात्मक संकुचन को प्रारंभ व नियमन करता है। लयात्मक संकुचन को क्या करेगा? प्रारंभ तथा नियमन। लयात्मक संकुचन जो हो रहा है हृदय का, वो ऐसे नोड शुरू भी करता है, शुरू करने वाला भी कौन है? ऐसे नोड, और उसको फिर बनाए रखता है। अगर कम हुआ तो बढ़ा देता है, बढ़ गया तो घटा देता है। मतलब रेगुलेटर जैसा, जैसे पंखे की स्पीड बढ़ाना हो घटाना हो, वैसा काम कौन करता है? ऐसे नोड। इसलिए इसको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हृदय का पेस मेकर। ऐसे नोड को क्या नाम दिया है? हृदय का पेस मेकर। हृदय का पेस मेकर किसको कहा गया है? ऐसे नोड को। ऐसे नोड को ही क्या नाम दिया है? हृदय का पेस मेकर। हार्ट बीट कितनी है? 72 प्रति मिनट। ठीक है, ये है ऐसे नोड की बात। अब चलते हैं अगली नोड। अगली हमारी है यहां पर एवी नोड। ये है ऐसे नोड, और ये है हमारी एवी नोड। एक काम की बात और ध्यान देना इसमें, कि ये जो ऐसे नोड है, ये आलिंद का करती है संकुचन। दोनों आलिंद का संकुचन कौन करेगा? ऐसे नोड। दोनों आलिंद का संकुचन करने का काम कौन करेगा? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड दोनों आलिंद का क्या करती है? संकुचन। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं एवी नोड। दूसरी है हमारी एवी नोड। एवी नोड की बात करें, यह उपस्थित है दाहिने दाहिने आलिंद के बाएं कोने पर नीचे अंतर आलिंद निलय पट्ट पर। अंतर आलिंद निलय पट्ट पर। अंतर आलिंद निलय पट्ट पर बाएं कोने पर नीचे की ओर क्या उपस्थित है? एवी नोड। क्या उपस्थित है? एवी नोड। एवी नोड कहां है? दाहिने आलिंद के बाएं कोने पर नीचे अंतर आलिंद निलय पट पर कौन उपस्थित है? एवी नोड। और अगर इस एवी नोड की हम बात करें, किसकी बात करें? एवी नोड की। तो इस एवी नोड की बात करें तो ये एवी नोड पर सिग्नल पहुंचाता कौन है? ऐसे नोड। और एवी नोड फिर किस पर नियंत्रण करती है? निलय के संकुचन पर। ये देखो, समझो यहां पर, यहां से एवी बंडल निकलेंगे, एवी बंडल जाएंगे बंडल ऑफ हिस, और ये बंडल ऑफ हिस फैल जाएंगे पूरे के पूरे निलय पर। किस पर फैल जाएंगे? पूरे के पूरे निलय पर। और इनसे निकलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म पुरकिंजे तंतु। ये निकल रहे हैं पुरकिंजे तंतु। ठीक है, तो इसका मतलब है कि निलय पर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग कौन करता है? एवी नोड। निलय के संकुचन को नियंत्रित कौन करेगा? एवी नोड। लेकिन प्रारंभ यहां के संकुचन को कहां से होगा? ऐसे नोड। क्योंकि सिग्नल ऐसे नोड से कहां आ रहा है? एवी नोड पर। ऐसे नोड से सिग्नल कहां आ रहा है? एवी नोड।
फिर एवी नोड ही उसको क्या करती है, नियंत्रित। लेकिन किसके नियंत्रण में, मास्टर कौन है, एस नोड। भूल मत जाना मास्टर कौन है, एस नोड। और एस नोड के आदेश पर एवी नोड क्या काम करती है, निलय का संकुचन। तो एवी नोड में अगर हम देखें तो ये निलय के संकुचन को नियंत्रित करता है। तो एवी नोड जो है वो किसके संकुचन को नियंत्रित करेगा, निलय के संकुचन को क्या करता है, नियंत्रित। अब अगला आता है हमारा एवी बंडल। एवी बंडल एवी नोड से निकलता है और आलिंद से कहा चला जाता है, निलय की निलय अंतर निलय पट पर निकलता है एवी बंडल। और एवी बंडल से निकलता है बंडल ऑफ हिस। वो निकलता है बंडल ऑफ हिस। और ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये बंडल ऑफ हिस जो है पूरे निलय की दीवार पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और निलय की दीवार पर फैलकर बंडल ऑफ हिस से निकलते हैं पुर्किंज तंतु। वो निकल रहे हैं पुर्किंज तंतु। और ये जो पुर्किंज तंतु है ये जाते हैं हदपेशी के पास और हदपेशी का क्या करवाते हैं, संकुचन। इस तरह से सिग्नल हमारा आगे बढ़ता है। सिग्नल की शुरुआत कौन करेगा, सिग्नल की शुरुआत करेगा एस ए नोड। सिग्नल की शुरुआत कौन कर रहा है, एस ए नोड। एस ए नोड से सिग्नल कहां आएगा, एस ए नोड से सिग्नल आएगा एबी नोड। एबी नोड से सिग्नल कहां जाएगा, एबी बंडल। एबी बंडल से सिग्नल बंडल ऑफ हिस, पुर्किंज तंतु, हदपेशी। और फिर हदपेशी का क्या हो जाएगा, संकुचन। इस तरह से सिग्नल चलेगा एस ए नोड, एबी बंडल, बंडल ऑफ हिस, पुर्किंज तंतु, हदपेशी और उसका क्या हो जाएगा, संकुचन। तो प्रश्न उठता है कि निलय का संकुचन कौन करवाएगा, एवी बंडल और उसके साथी गण बंडल ऑफ हिस, पुर्किंज तंतु, ये सब मिलकर एक निलय का क्या करवाएंगे, संकुचन। लेकिन मास्टर कौन होगा, मास्टर होगा ऐसे नोड। किसकी देखरेख में, ऐसे नोड की देखरेख में सब कार्य चलेगा। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या समझा है, अभी ये समझा है हमने नोडल ऊतक को कैसे आलिंद और कैसे निलय का क्या करवाता है, संकुचन। चलो अब इसको हम चलते हैं एनसीईआरटी से समझने वाले हैं ये सारी बातों को। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो रहेगा हद चक्र, कार्डियक साइकिल। हमने आलिंद निलय पट यहां तक देख लिया था। अब यहां देख रहे हैं, यहां हद पेशी से बना है कौन, हृदय किससे बना हुआ है, हद पेशी से बना है। और निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होती है, मोटी। एक विशेष प्रकार की हद पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक कहा जाता है, नोडल ऊतक कहा जाता है, विशेष पेशी न्यास है यहाँ पर हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का धब्बा, धब्बा मतलब पेचेस, खंड दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित है, जिसे हमने नाम दिया, क्या नाम दिया है,
सिरा आलिंद पर्व एस ए नोड। क्या कहा है? सिरा आलिंद पर्व या ऐसे नोड, ऐसे नोड नाम दिया है। कहाँ है ये? दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर ये क्या है? उपस्थित। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे के कोने पर आलिंद निलयी पट के पास में स्थित है। दूसरा पिंड जिसे कहा है आलिंद निलयी पर्व। क्या नाम दिया है? आलिंद निलयी पर्व या एबी नोड। क्या नाम दिया है? एबी नोड। आलिंद निलयी पर्व जिसे क्या कहा है? एबी नोड। कहाँ है ये? दूसरे कोने, नीचे के कोने पर आलिंद निलय पट के समीप है ये। दाहिने आलिंद के बाएं नीचे के कोने पर आलिंद निलय पट के पास क्या उपस्थित है? एबी नोड। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल एबी बंडल भी कहा है, भी कहते हैं। यहां दिया है एबी नोड कहते हैं। और नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल, रेशों का एक क्या है? बंडल, जिसे आलिंद निलय बंडल एबी बंडल भी कहते हैं। अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से एबी नोड से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? अंतर निलयी पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता तथा शीघ्र ही दो दाई और बाई शाखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग पर में बढ़ता है। यह वही लाइन बता रही है कि एबी नोड से यह प्रारंभ हुआ, एबी नोड से प्रारंभ होकर आलिंद निलय पट से निकलता हुआ अंतर निलय पट पर पश्च भाग में निकलता है। ये बोल रहा है लाइन। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैल जाते हैं, जिन्हें पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। इनसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं? छोटे छोटे तंतु, जिन्हें क्या कहा है? पुरकिंजे तंतु। क्या बोल दिया है? पुरकिंजे तंतु। और वो पुरकिंजे तंतु छोटे छोटे क्या है? शाखाओं में रेशे हैं, संक्षिप्त रेशे हैं, जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले होते हैं। दोनों निलय में फैले होते हैं, इधर भी है और इधर भी है, पुरकिंजे तंतु है। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में क्या होते हैं? सक्षम। अभी बताया मैंने, नोडल ऊतक में वो क्षमता है कि बिना किसी बाह्य प्रेरण के ये क्या उत्पन्न कर सकते हैं? क्रिया विभवांतर। और इसे क्या नाम दिया है? स्वतेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल। आगे बढ़े अपन। स्वतेजनशील है। 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है, भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। क्रिया विभव की संख्या नोडल ऊतक के विभिन्न भागों में, ऐसे नोड, एबी नोड, एबी बंडल, बंडल ऑफ हिस में घट बढ़ सकती है, एक जैसी नहीं होती। सिरा आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करती है। ऐसे नोड, अभी बताया मैंने, सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा कर सकती है और हृदय का लयात्मक संकुचन को प्रारंभ तथा बनाए रखती है। इसीलिए इसे गति प्रेरक पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। ये लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करती है और बनाए रखती है, ऐसे नोड। इसलिए इसको क्या कहा है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सब वही बात आ रही है। और हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर, अभी बताया मैंने, 70 से 75 मिनट प्रति मिनट।
या औसतन हम बात करते हैं 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 72 स्पंदन प्रति मिनट ये चलती है। ये स्पंदन दर है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है हृदय की आंतरिक संरचना। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? हद चक्र। अगला टॉपिक हमारा क्या है? हद चक्र। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हद चक्र को। किसको समझेंगे? हद चक्र को। ठीक है बेटा, तो ये हमारी आंतरिक संरचना कंप्लीट हुई। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं हद चक्र, कार्डियक साइकिल। अगला हमारा जो टॉपिक है हद चक्र, कार्डियक साइकिल। ये जो हद चक्र है, ये हद चक्र ये बताता है कि कैसे एट्रिया, आलिंद और निलय में संकुचन और शिथिलन होता है, क्या समय रहता है, इस बात को दर्शाता है हद चक्र। और हद चक्र को हम यहाँ समझेंगे एक साइकिल द्वारा, एक टेबल द्वारा। एक चित्र है, पहला गोला, दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। ये यहाँ चक्र लिया है, इसमें 0.1 सेकेंड से शुरू होता है, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, ये है 0.8 सेकेंड। यहाँ पर दो चक्र लिए हैं मैंने। एक अंदर वाला चक्र जो बताएगा वो बताएगा एट्रिया, आलिंद के क्रियाओं को, और बाहर वाला बताएगा निलय की क्रियाओं को। यह है निलय की क्रियाएं। इधर आलिंद है, इस वाले पोर्शन में क्या है? आलिंद, और इधर वाले पोर्शन में क्या है? निलय। ये वाला चक्र निलय की घटनाओं को दर्शाएगा और अंदर वाला चक्र किसको दर्शाएगा? आलिंद की घटनाओं। यहां पर अगर हम देखें, ये दर्शाता है प्रकुंचन, सिस्टोल, और ये वाला दर्शाएगा डिब्बा अनुशिथिलन, डायस्टोल। यहाँ पर दो घटनाएं चल रही है, एक है प्रकुंचन और दूसरा क्या है? अनुशीतलन। प्रकुंचन मतलब आलिंद और निलय का संकुचन, अनुशीतलन मतलब आलिंद और निलय वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाना। संकुचित और शिथिल, संकुचन और शिथिलन, उसी को हमने प्रकुंचन और यहाँ नाम लिया है अनुशीतलन। ये जो घटना है हद चक्र की, ये तीन चरणों में पूर्ण होती है। वो तीन चरण को अब हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा चरण है वो है आलिंद का प्रकुंचन।
सबसे पहला चरण हमारा क्या है, आलिंद का प्रकुंचन, और ये होता है मात्र 0.1 सेकेंड। कितने समय का है, 0.1 सेकेंड। तो देखो यहां क्या हो रहा है, ये है आलिंद, ये है यहां से लिया हमने निलय, और ये रही हमारी SA नोड, और ये है AB नोड। तो आलिंद का प्रकुंचन जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है SA नोड से। SA नोड जो है वो आलिंद का क्या करवाएगी, प्रकुंचन। आलिंद का क्या करवाएगी, प्रकुंचन। और आलिंद का जैसे ही प्रकुंचन होगा, रक्त आलिंद से कहां आएगा, निलय में। आलिंद से कहां आएगा, रक्त निलय में। और ये सिग्नल कौन शुरुआत करेगा, SA नोड। तो आलिंद का प्रकुंचन कौन शुरू करता है, SA नोड। SA नोड जब आलिंद का प्रकुंचन करता है तो रक्त कहां जाएगा, निलय में। और इस आलिंद के प्रकुंचन से 30% अतिरिक्त रक्त कहां आता है, निलय में। 30% अतिरिक्त रक्त कहां आएगा, निलय में। किसके कारण, आलिंद के प्रकुंचन के कारण। कितना सेकंड का हो रहा है, 0.1 सेकंड। इधर देखो, ये 0.1 सेकंड का क्या हो रहा है, प्रकुंचन। 0.1 सेकंड का केवल क्या है, प्रकुंचन। बाकी अनुशीतलन चलता है किसका, आलिंद का। देखो बाकी में कहीं भी डॉट डॉट नहीं है, लाइंस नहीं है, इसका मतलब ये पूरे टाइम 0.1 सेकंड्स के लिए आलिंद क्या होता है, अनुशिथिल। लेकिन प्रकुंचन केवल कितने समय का होगा, 0.1 सेकंड का। तो 0.1 सेकंड में क्या होगा आलिंद के साथ, तो आलिंद का प्रकुंचन होगा किसके द्वारा, SA नोड के द्वारा। ये रही हमारी SA नोड द्वारा, ठीक है। 30% अतिरिक्त रक्त कहां आएगा, निलय में। निलय में इसका मतलब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व थे ये पहले ही खुल चुके हैं, वो हम तीसरी स्टेप में देखेंगे। ये वाल्व पहले क्या कर चुके हैं, खुल चुके, और रक्त पहले ही धीरे धीरे आ रहा था। कितना परसेंट आ चुका था, 70। 30% बचा हुआ था जो किसके कारण आया, आलिंद के प्रकुंचन के कारण। कितना प्रतिशत आया, 30%। किसमें, निलय में। और यहां जो लगा हुआ है यूस्टेकियन कपाट जो है, वो यूस्टेकियन कपाट बंद हो जाता है। यूस्टेकियन कपाट क्या हो जाता है, बंद। इस घटना में, आलिंद के प्रकुंचन की घटना में यूस्टेकियन कपाट बंद हो जाएगा। इधर का कपाट जो लगा है वो भी फुफ्फुसीय सिरा पर वो भी बंद हो जाएगा। ये वाला जो वेना कावा पर लगा हुआ है यूस्टेकियन कपाट, ये भी बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड का, रक्त का रिवर्स फ्लो ना हो। ये है आलिंद का प्रकुंचन। दूसरी स्टेप है हमारी निलय का प्रकुंचन। ये होता है निलय का प्रकुंचन 0.3 सेकेंड्स। निलय का जो प्रकुंचन है वो कितने सेकंड का, 0.3 सेकेंड्स का। इसमें क्या होगा, वही मैं हृदय की संरचना को यहाँ फिर से बना के आपको दिखा दूं कि इस निलय का प्रकुंचन भी कैसे होने वाला है। देखो यहाँ पर SA नोड है, ये है AB नोड, और AB नोड से यह AB बंडल और बंडल ऑफ खेले हुए। ये निलय का प्रकुंचन 0.3 सेकेंड्स के लिए होगा, और ये आलिंद, ये SA नोड से सिग्नल जाएगा AB नोड पर, और AB नोड से सिग्नल AB बंडल और बंडल ऑफ हिस पुरकिंजक तंतु तक जाएगा, जो निलय का क्या करवाएंगे, प्रकुंचन। और जब निलय का प्रकुंचन होगा तो रक्त जाएगा इन दो पाइपों में। एक पाइप का नाम हमने लिया है फुफ्फुसीय,
धमनी और दूसरी पाइप का नाम है महाधमनी। इन दोनों धमनियों में क्या जाने वाला है? रक्त जाने वाला है। फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त, महाधमनी में शुद्ध रक्त। किसके कारण जाएगा? निलय के प्रकुंचन के कारण। पर जब निलय का प्रकुंचन होगा तो एक दाब यहां बढ़ेगा। दाब क्या होगा? यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि आयतन क्या हो रहा है? प्रकुंचन में घट रहा है। दाब बढ़ेगा तो दाब ज्यादा होगा और इन दोनों का दाब क्या होगा? कम। इसीलिए दाब के अंतर के कारण रक्त कहां से कहां जाएगा? निलय से इन दोनों रक्त वाहिनियों में जाएगा। पर रक्त इधर भी जा सकता है, आलिंद में भी। तो यहाँ का इस निलय के प्रकुंचन में ट्राइकस्पिड व बाइकस्पिड कपाट बंद हो जाते हैं। कौन बंद हो जाते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ये दोनों कपाट क्या हो जाएंगे? बंद। और जब ये दोनों बंद हो जाएंगे तो बंद होने में एक आवाज आएगी। उस आवाज को हम नाम दिया है यहां पर लब। पहली ध्वनि, पहली ध्वनि आती है कौन सी? लब। कब आएगी? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट के बंद होने पर पहली ध्वनि आती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? लब। लब वो ध्वनि है जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल के बंद होने से आती है। और इसी समय यहाँ के दोनों वाल, जिसको हमने नाम दिया है सेमिल्यूनार वाल, खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। इन दोनों के कपाट खुल जाएंगे तभी तो रक्त निलय से कहा जाएगा? फुफ्फुसी धमनी और महाधमनियों में। तो पहला साउंड कब आएगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कपाट के बंद होने से। ये ध्यान रखना, बहुत फेमस प्रश्न है कि ये कपाट खुलने से आवाज आती है कि बंद होने से? तो ध्यान रखना है, ये खुलने से आवाज नहीं आती है, बंद होने से। दरवाजा बंद होता है जब आवाज ज्यादा करता है। और वही पहली ध्वनि क्या है? लब। लब पहली ध्वनि। अब इसके बाद तीसरा जो चरण है हमारा, 3 चरणों में हद चक्र पूर्ण होता है। एक ये बात देख लें यहाँ पर, ये वाले 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 3, ये 3 सेकेंड्स तक क्या चला है? निलय का प्रकुंचन। क्या चला है? निलय का प्रकुंचन। निलय का प्रकुंचन लंबा चलता है क्योंकि रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। इसीलिए प्रकुंचन 0.3 सेकेंड्स का है, जबकि आलिंद में प्रकुंचन केवल 0.1 सेकेंड का हुआ। उसका कारण है केवल आलिंद से रक्त को कहां ले जाना है? निलय में। तो समय क्या लगेगा? कम। चलो आगे अगर हम चले यहां से, तीसरा चरण, तीसरा चरण है संयुक्त अनुशीतलन। जीरो पॉइंट 4 सेकेंड्स का है संयुक्त अनुशीतलन। आलिंद और निलय दोनों संयुक्त अनुशीतल हो जाते हैं। आलिंद व निलय दोनों क्या है? शिथिल। आलिंद और निलय दोनों क्या है? शिथिल। कितने समय के लिए रहेंगे? 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो यहां क्या होगा ये समझ लेते हैं। ये देखो दोनों शिथिल है, 1, 2, 3, 4, कुल सेकंड्स कितने हैं? 4 सेकंड्स के लिए दोनों के दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं? शिथिल। और इसे हमने क्या नाम दिया है? संयुक्त अनुशिथिलन। और इसमें क्या होगा समझो इधर, यहां से इस चित्र से समझते हैं।
जब ये दोनों शिथिल हो रहे हैं, ये पहले संयुक्त, पहले क्या हुए थे, संकुचित, और अब शिथिल हो रहे थे, इनका आयतन बढ़ेगा, इन दोनों का आयतन बढ़ेगा, आयतन अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और जैसे ही इनका आयतन यहां पर बड़ा, दाब घटा, और दाब घटा तो इधर से रक्त रिवर्स आना चालू करेगा फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी से। तो यहाँ के जो कपाट है, दोनों के कपाट, जिन्हें हमने अर्धचंद्राकार कपाट करा, वो कपाट नाम दिया, वो कपाट क्या हो जाएंगे, बंद। और जब दोनों कपाट बंद हो जाएंगे अर्धचंद्राकार, तो एक आवाज, एक ध्वनि आती है जिसको हम नाम देते हैं डब। अर्ध चंद्राकार कपाट बंद, और एक ध्वनि आती जिसका नाम है डब। दूसरी ध्वनि, पहली ध्वनि कौन सी थी, लब, दूसरी ध्वनि कौन सी है, डब। और ये डब ध्वनि क्यों आएगी, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाएंगे, फुफ्फुसीय धमनी के और महाधमनी के, इन दोनों के ये जो कपाट है, ये दोनों कपाट यहाँ के धमनी के क्या हो जाएंगे, बंद, और बंद होने से एक आवाज आएगी जिसका नाम क्या होगा, डब। डब आवाज मतलब किसका बंद हो जाना है, बाइकस इधर अर्धचंद्राकार कपाट का क्या हो जाना है, बंद हो जाना। ये यहाँ दोनों कपाट बंद हो गए, ध्वनि आई डब। लब और डब में अगर ज्यादा आवाज देखेंगे तो लब का आवाज ज्यादा रहेगा, डब का आवाज क्या रहेगा, कम। ये बात ध्यान रखना है, पहली ध्वनि लब, दूसरी ध्वनि डब। और इन दोनों ध्वनियों को सुनना हो, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप वो डॉक्टर गले में लगाता और फिर कान में लगा के या सीने पे रखता, और जो नाप, जो सुनता है वो क्या आवाज सुनता है, लब और डब का क्या सुनता है, आवाज। तो स्टेथोस्कोप से आप लब और डब का क्या सुन सकते हो, आवाज। तो लब डब आवाज जो सुने जाते हैं वो किससे सुने जाते हैं, स्टेथोस्कोप। ये था हमारा अर्ध, ये जो था हमारा क्या चल रहा था, हद चक्र, कार्डियक साइकिल। कितने चरणों में पूर्ण हो रहा है, 3। पहला पहला जो चरण है हमारा, वो पहला चरण है आलिंद का प्रकुंचन, 0.1 सेकेंड का, ठीक है। दूसरा चरण है हमारा नीले का प्रकुंचन, कितने टाइम का है, 0.3 सेकेंड। तीसरा चरण है हमारा संयुक्त अनुशीतलन, 0.4 सेकेंड। और ये हमारा जो हद चक्र है, ये क्या टॉपिक हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब बाकी इसको एनसीईआरटी से हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है, ये सब वैसा ही रही जैसा मैंने यहाँ लिखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।